जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं लूसेंट बुक के आधार पर भारतीय संविधान, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एड्रेस दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हम वीडियो की क्वांटिटी पे यानी कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ ध्यान देते हैं वीडियो की क्वालिटी पर। प्रत्येक लाइन को इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर दें, यानी कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो पहले थोड़ा सा आप वीडियो देखेंगे, आपको खुद पता लगेगा कि क्यों आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, दोनों बात एक ही है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन यानी कि 42 में जो संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। ठीक है, तो जो है उनको सबको हमने इसमें हाईलाइट करके रखा है और वो पूछे गए ना किसी एग्जाम में। देखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं: समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, पूरा एक शब्द है ये, राष्ट्र की अखंडता पूरा एक शब्द है ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 ईस्वी में हुआ था। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रस्तावना, और प्रस्तावना से जुड़े कुछ मुख्य बातें हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। याद रखेंगे, संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। तो आगे शुरू हो जाते हैं वाद। वेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है। संसद उसमें संशोधन
कर सकती है। नेक्स्ट बात है केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। ठीक है, तो नेगेटिविटी उसमें नहीं डाल सकती है और जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता हो उस प्रकार का संशोधन कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है, 1976 ईस्वी में हुआ था, के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता मैंने प्रस्तावना में बताया था, तो तीनों शब्द हैं ये जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अंशतः ये कहीं पर कठोर है तो कहीं पर लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। ठीक है, भारत में जो अवधारणा मिली है लिखित संविधान की, ये फ्रांस की देन है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा क्या है, संविधान। ठीक है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, संविधान। भारत का संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि ज़्यादातर जो अनुच्छेद हैं वो 1935 से ऐसे के ऐसे ही कुछ शब्दों को चेंज करके रख दिए गए हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का इस पर पूरा मतलब क्या है, गहरा प्रभाव पड़ा है जो भारतीय संविधान है। ठीक है, तो भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। तो कई बार ये दे देते हैं कि भारत किस प्रकार का गणतंत्र है। ठीक है, संघीय शासन है, राज्यों का संघ है, तो आंसर है गणतंत्र तो है ही लेकिन राज्यों का संघ भी है। ठीक है, तो भारत क्या है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, न कि संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। तो संघीय शासन नहीं है तो आंसर क्या रहेगा। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित देशों के संविधान से सहायता ली गई। ठीक है, जब भारत का संविधान बना तो डिफरेंट देशों से, अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके की जो हैं अच्छाइयाँ भारत के संविधान में ली गई। ठीक है, तो वो अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति यानी कि भारत निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया, ये भी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एवं उस पर महाअभियोग, ठीक है, महाअभियोग भी कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात लगाने की जो कंडीशन है संविधान में, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जैसे उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जानकारी किस संविधान से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहाँ से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया देखेंगे, संसदनात्मक, ठीक है, तो संसद प्रणाली जो है, शासन प्रणाली, वो ब्रिटेन से ली गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एकल नागरिकता,
ठीक है। तो किसी किसी देश में दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका में, लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ध्यान देंगे, विधि निर्माण है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आयरलैंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता रहा है क्वेश्चन कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आंसर है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को का मनोनयन, यानी कि उनका सम्मान किया जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा पद्म विभूषण, जो भी है पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा इन लोगों को दिए जाते हैं साहित्य में, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में। ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ये सब आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, ये सब आयरलैंड से संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार, ध्यान देंगे, संसदीय विशेषाधिकार, बाकी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। जर्मनी से क्या क्या है, देखिए आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है, ये जर्मनी से ली गई है। कनाडा से ये पूछता है कि संगठनात्मक विशेषताएं कहाँ से हैं, कनाडा से, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, ये भी कहाँ से लिया है, कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से ली गई, ये भी कनाडा से ली गई है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान, ठीक है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान जो अनुच्छेद 368 है, ठीक है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक कर्तव्य, ध्यान देंगे, मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ डिफरेंस है, कई बार तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मौलिक कर्तव्य तो लिए गए हैं रूस से, और यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। तो अधिकार, राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। ये कन्फ्यूजन वाला है, इस तरीके के कुछ वर्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, ये कन्फ्यूज करते हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, और रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। तो इनमें दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, ठीक है। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि भारत ने जिस तरह S-400 प्राप्त किया है, तो रूस ने अपना कर्तव्य का पालन किया है, ठीक है। तो भारत के साथ मित्रता दिखाई है, तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। जापान, जापान क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये जापान से ली गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट नोट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, भारतीय संविधान के अनेक देशी विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। किसका, जो अंग्रेजों के टाइम में पास हुआ था, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे जब भारतीय संविधान बना था, अब भी उतने ही है, ठीक है। लेकिन कुछ संशोधन करके उनके पार्ट ए बेस है, वो जो है कै खे गए, वो बढ़ा दिए गए हैं। तो इस प्रकार 400 से ज़्यादा बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरली जो मैं बात करूं तो 395 ही है, ठीक है, में से लगभग 250 देखेंगे। 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द से ले लिए गए हैं, या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है, ठीक है, बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची में देखिए क्या है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कि 29 राज्य और संघ शासित 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। देखिए डेटा बदलता रहता है। अब मैं बात करूं तो 28 भारत में राज्य हैं, ठीक है। तो राज्यों के बारे में प्रथम अनुसूची में दिया गया है, ये पूछ सकता है आपसे। संघ और राज्यों के बारे में प्रथम अनुसूची में दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी अनुसूची में दिया गया है संघ और राज्यों के बारे में, तो आंसर होगा प्रथम अनुसूची में। तो मैं आपको बता दूं 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित, ठीक है। तो संघ शासित प्रदेश कितने हैं, 7 हैं, लेकिन अब कितने हैं, पहले थे 7, अब कितने हैं, 8। तो मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना था। उससे पहले 28 राज्य थे, उसके बाद फिर 29 राज्य हो गए, ठीक है, 29 राज्य हो गए। लेकिन
जम्मू कश्मीर से जब 370 आर्टिकल को हटाया गया, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं हटाया गया है, इसमें एक खंड को छोड़ दिया गया है, 370 ए को छोड़ दिया गया है, बाकी सभी खंडों को इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद में मैं बात करूं, उसके बाद जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रकार राज्यों की संख्या हो गई थी कितनी, 28। एक जो है राज्य कम हो गया, 29 राज्य थे, क्योंकि 29 में तेलंगाना बना था, तो 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल ए को छोड़ करके बाकी सबको हटा लिया गया है, सभी खंडों को। तो इस प्रकार 28 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब बात आती है कि जो यहाँ पर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे जम्मू कश्मीर में से, कौन कौन सा, एक तो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जम्मू और कश्मीर, और दूसरा लद्दाख। तो दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोबारा से जो दादरा नगर हवेली है ना, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव को, दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक बना दिया गया है। ठीक है, तो अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोबारा बता दूं मैं, पहले 29 राज्य थे, 370 ए जो खंड है उसको छोड़कर सभी इसके खंड को हटा दिया गया है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में से दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस प्रकार 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोबारा से मैं बात करूं तो दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन दीव, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इनको एक बना दिया गया है। तो इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो जाते हैं भारत में। याद रखेंगे, ये न्यू डेटा है, ज़्यादातर नेट पर आप सर्च करेंगे तो 29 राज्य ही आपको मिलेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये फेरबदल हुआ है, आप इस डेटा को याद रखेंगे। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नोट देख, संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट है द्वितीय अनुसूची। तो पहली अनुसूची में है संघ और राज्यों के बारे में है, ठीक है, और द्वितीय अनुसूची में क्या है देखेंगे। द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, ध्यान देंगे, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। सभी पदाधिकारी मैंने बता दिए हैं, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में द्वितीय अनुसूची में बात कही गई। याद रखेंगे, पहले में क्या क्या कहा गया है, संघ और राज्यों के बारे में, ठीक है, किस तरीके से राज्य बनते हैं, नाम कैसे परिवर्तित होते हैं, प्रथम अनुच्छेद में इसको दिया हुआ है। ठीक है, और प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघों के बारे में डिटेल दी, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय में जितने पदाधिकारी हैं सबके वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है द्वितीय अनुसूची में। और तृतीय में देखेंगे, तृतीय अनुसूची में क्या है, देखिए, अब तृतीय अनुसूची में यह है कि जो पदाधिकारी हैं इनको शपथ दिलाने के बारे में इसमें बात कही गई है। ठीक है, तो कौन कौन है शपथ दिलाने के मामले में, मंत्री, उच्चतम एवं, ध्यान से देखेंगे, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है तृतीय अनुसूची में। तो पहले में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में, दूसरे में पदाधिकारियों के पेंशन, वेतन, भत्ते के बारे में, और तीसरी जो अनुसूची है इसमें शपथ के बारे में, उन अधिकारियों की शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। ठीक है, तो राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है, यानी कि जिस प्रकार से राज्यसभा में सांसद होते हैं उनका वर्णन दिया गया है चौथी अनुसूची में।
राज्य और संघीय क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 5वीं अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ध्यान देंगे, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 6ठी अनुसूची में, देखिए क्या है 6ठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि केंद्र का किन जो विभाग है उस पर अधिकार है और राज्य का किस विभाग पर अधिकार है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट पर अधिकार है के बारे में दिया गया है। इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और तीनों में जो विषय हैं इनके कार्य क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। देख लेते हैं तीनों सूची कौन कौन सी हैं, चीजें पूछी जाती हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची तो संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि के बारे में संघ सूची में डिस्कस किया गया है। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन अब कितने हैं वर्तमान में 61। ये पूछा गया है कई बार। ठीक है, राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब समवर्ती सूची में क्या आता है देखेंगे। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य माना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनाने के साथ साथ क्या है समाप्त हो जाता है। केंद्र सरकार कानून बना लेगी तो राज्य सरकार का जो कानून है वो खुद ही समाप्त हो जाएगा, उसका मतलब वो कोई कानून नहीं रहेगा। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, कितने, लेकिन अब कितने हैं 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं दीवानी, फौजदारी, कानूनी प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। ये सभी किसमें हैं समवर्ती सूची में हैं। ध्यान देंगे, समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन हुआ जिससे सिंधी को, और 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन हुआ में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें मैथिली, ठीक है, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो आप ध्यान देंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था 1951 में। तो पहली बार संशोधन कब हुआ था 1951 में। ये आप ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। 9वीं अनुसूची के बारे में कुछ यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है।
10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1985 ईस्वी में। ठीक है, 52वां संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में, तब इसको जोड़ा गया था और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। पूछ लेता है एग्जाम में कि दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है, तो 10वीं अनुसूची। और कौन से संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, 52वें संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज, ध्यान देंगे ये पूछा गया है कई बार, पंचायती राज 11वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, पंचायती राज ध्यान से देखेंगे दोबारा, इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये पूछ लेता है कि पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। कितने, 18 विषय प्रदान किए गए। तो ये पूछ लेता है 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें है क्या, मेन चीज़ है इसमें ये वाला। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे 12वीं अनुसूची में। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जो हुआ था उसमें इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्या है, देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो देशी रियासतों को जोड़ने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्हें लोह पुरुष और भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, देखिए जो जूनागढ़ है, जो रियासत हैं, इन किस किस आधार पर इनको जोड़ा गया था, तो जूनागढ़ जो रियासत है उसको जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की जो रियासत है उसको पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा मैं लाइनों को अपनी लैंग्वेज में पढ़ जाता हूँ, इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया, ध्यान देंगे। ठीक है, वहाँ के राजा थे, उनसे समझौता करके जो है जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद। ठीक है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है, ये मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, जिसमें संप्रति 28 राज्य और 19 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी कितने हैं, 28 ही राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है, देखिए भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नंबर 2, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2 में, देखो क्या दिया गया है, इनको भाग हैं उनकी हेल्प से समझेंगे जो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, संसद विधि द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 3 के द्वारा नाम में परिवर्तन। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, ये कई बार स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स में इसमें से पूछा जाता रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाग और अनुच्छेद इधर हैं, भाग इधर। ठीक है, तो पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि टोटल अनुच्छेद 1 से 4 तक इनके सबके बारे में, कैसे इनकी सीमा को निर्धारण होना है, कैसे इनके नाम में परिवर्तन होना है, कैसे
एक राज्य से दूसरे राज्य को बनाया जाना है बांट करके। तो सभी पहला जो भाग है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। नंबर 2, वहाँ के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो उसके बारे में भाग 2 में उल्लेख किया गया है और 5 से 11 अनुच्छेद इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 3, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस किया गया है। टोटल 12 से 35 ये पूछता है, ग्रुप ऑफ अनुच्छेद भी पूछ लेता है कई बार कि मौलिक अधिकार कौन कौन से ये है, तो ग्रुप में ये पूछा गया है कई बार कि 12 से 35 के बीच जो है इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं इन अनुच्छेदों में 12 से 35 में। ठीक है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 है इसमें, और भाग 4 के में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के है इसमें। ठीक है, और भाग 5 में है संघ, और अनुच्छेद 52 से 51 इसमें अनुच्छेद हैं। भाग 6 इसमें है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 हैं इसमें। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 से 237 तक इसमें दिए गए हैं। पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य, तो 7वां भाग की बात करूं तो भाग 7 है, लेकिन अनुच्छेद 238 को निरसित यानी कि निकाल दिया गया है इसमें से। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, इसमें अनुच्छेद 239 से 242 दिए हुए हैं। ठीक है, भाग 9 पंचायतें, तो पंचायतों के बारे में भाग 9 में दिया गया है। अब इस भाग के 3 पार्ट हैं 9वें भाग के, कै और खे। कै में दिया है नगर पालिकाएं और खे में दिया है सहकारी समितियां। तो पंचायतें गांव में होती हैं, नगर पालिका शहरों में, और सहकारी समिति भी इस तरीके से ही होती हैं। ठीक है, तो पंचायतें 243 से 243 कैसियन है। ठीक है, और नगर पालिकाएं 243 तय से 243 छः यक्ष। ठीक है, और 243 यज से यन। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 244 अनुच्छेद और 244 के अनुच्छेद इसमें दिया हुआ है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263 अनुच्छेद। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये 264 से 300 के तक इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 301 अनुच्छेद से 301 अनुच्छेद से 307 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, 301 अनुच्छेद से 307 तक इसमें दिए गए हैं। भाग 14 में राज्य एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ये इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं 308 से 323। भाग 14 के इसमें दिया गया है अधिकरण, तो अनुच्छेद 323 कैसे अनुच्छेद 323 ख तक इसमें दिए गए हैं। भाग 15 निर्वाचन। ठीक है, भाग 15 में है निर्वाचन, यानी कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, 330 से 342। 17 भाग है राजभाषा, 343 से 351। 18 भाग है आपात उपबंध, 352 से 360। भाग 19 में है प्रकीर्णन, 361 से 367 अनुच्छेद। भाग 20 में है संविधान संशोधन, 368 अनुच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन जो होता है 368 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और दोनों सदनों द्वारा जो है परिवर्तन पास किया जाता है या बिल पास किया जाता है तब परिवर्तन होता है संविधान में। ठीक है, तो 21वां जो भाग है उसमें अस्थायी, ठीक है, संक्रमणकालीन और विशेष, 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन के बारे में 393 से 395 में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ध्यान से देखेंगे एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। किसने? एस के धर की अध्यक्षता में जो 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति हुई थी उसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू वल्लभ
भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल और सीतारमैया जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्यों के तेलुगु भाषाइयों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्य था। ठीक है, बनने वाला भाषा के आधार पर प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। पहला राज्य था, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी जब उस टाइम इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट दे रखा है, सब जो भाषा के आधार पर इनका गठन हुआ। ठीक है, नए राज्यों का गठन हुआ था, जिस प्रकार यहाँ पर सब दे रखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था, बहुत बार पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र 1 मई 1960, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही 1 मई 1960 को ये भाषा के आधार पर इनको जो है राज्यों का गठन हुआ था। नागालैंड 1 दिसंबर और हरियाणा 1 नवंबर। ठीक है, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 और हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में। मेघालय 21 जनवरी 1972 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है मणिपुर 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को ये भी, और सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। गोवा 25वां राज्य बना था 30 मई 1987 को। तो ये सभी राज्यों के गठन के बारे में पूछ लेते हैं, स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। तो ये 3 राज्यों के बारे में पूछता है कि 3 राज्यों का गठन 2000 में हुआ था, तो कौन कौन से थे वो? उत्तराखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। मैंने बताया था कि 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून को था। ये क्या डेट था इसका? 2 जून 2014। ठीक है, मैंने अक्टूबर बता दिया था, तो क्या था इसका डेट? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, तो अभी इस प्रकार 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कुछ मुख्य बिंदु इनको देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पणिकर थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार, ठीक ध्यान से देखेंगे, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां यानी कि पांडिचेरी, येनाम, चंद्रनगर, कैरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1956 यानी कि 28 मई 1956 को। ये भी डेट पूछ ली जाती है। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। ठीक है, भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य नहीं हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये सांविधिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इसमें थे, कुछ में पूर्वी क्षेत्र में। एनसीईआरटी पर बेस ये बुक है, ठीक है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी पर बेस ये बुक है। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं दादर तथा नगर हवेली, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र दक्षिण क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य, पुदुचेरी संघ क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन से हैं देखेंगे। पूर्वोत्तर परिषद में इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम सम्मिलित हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का गठन 8वां सदस्य बना। कौन सा? सिक्किम बना था 8वां, ठीक है। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें हम देखेंगे भारतीय नागरिकता यानी कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 जो अनुच्छेद है उनमें इसका उल्लेख किया गया है। तो भारत में नागरिकता देखिए कैसे मिलती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। एकल नागरिकता ही रहती है, ऐसा नहीं किसी और देश का है तो उस देश में नागरिकता मिल जाएगी। सिर्फ एकल ही नागरिकता है यहाँ पर, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, तो अब ये बहुत सारे पॉइंट है, तो नंबर 1 है जन्म से। तो प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, ठीक है, या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे इसमें क्या थे? अपवाद थे, ठीक है। राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे क्या थे? इसमें अपवाद थे। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है? भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है, ठीक है। तो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा है। अब नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है कि देशीयकरण, ठीक है। तीसरा पॉइंट है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये भी तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग देखिए पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों, ठीक है। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, इन सभी को नागरिकता मिल जाएगी। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उसके क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से
एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह थी, ठीक है। तो अब कितना है, 5 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। नेक्स्ट है, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर एवं असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता किसके पास से चली जाएगी? देखिए, भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। इसके द्वारा जो है सभी जो 3 कारण हैं इनके आधार पर भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। वो क्या है? देखिए, नंबर 1, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को आप देखते यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।